नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सेटिंग साधारण भाषा में आपको कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है सिलेक्शन पाने का, वो होता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्योंकि आप जब टेस्ट देते हैं तो आप उन चीजों को पहले ही फिगर आउट कर लेते हैं जो जिन गलतियों को आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। तो टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ पे प्रश्न गलत हो रहे हो। उस टॉपिक को पढ़िए, फिर अगले टेस्ट को दीजिए और उस गलतियों को सुधारने का आपके पास मौका होता है। साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका करंट भी कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अगर जो आप इस प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी जो क्लासेस चल रही है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही है। झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ चुका है तो यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट का भी दोस्तों क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट की जो मुख्य परीक्षा होती है उसकी भी क्लास चल रही है। मध्य प्रदेश सेट की भी क्लास अवेलेबल है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट बढ़ा दिया गया है। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस मौजूद हैं और आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपका लाइफ टाइम है, इट मींस एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बात करें अगर जो फीस की दोस्तों तो मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। दोनों नंबर एक ही है। अगर जो आप ऐसे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट ही आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, करंट चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। बस आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। और आज के इस सेशन का जो पहला प्रश्न होने वाला है वो ये होने वाला है कि असंतुलित विकास निम्न मान्यता पे आधारित है। तो असंतुलित विकास की बात कौन करता है सर? याद आया कौन करता है? हर्षमैन साहब बोलते हैं। ठीक है, हर्षमैन साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, अगर जो अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हैं ए बी सी डी, तो आप सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश ना करिए। ठीक है, अगर जो बी और सी में निवेश करने से आपको लाभ ज्यादा मिल रहा है तो बी और सी में आप निवेश करिए, और यहाँ पे निवेश करने के कारण जब आपको लाभ मिलेगा तो फिर आप ए और डी में निवेश कर दीजिएगा, और ऐसी स्थिति में संपूर्ण रूप से आपकी अर्थव्यवस्था जो होगी वो विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें अगर जो संतुलित विकास की उदाहरण किसने दिया था? तो ये दिया था कि किसने? रैगनर नर्स साहब ने, रोजेस्टीन लोडान साहब ने। क्या बोला था? कहा था कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र में समान रूप से निवेश करने की जरूरत है।
तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं कि असंतुलित विकास निम्न मान्यता पे आधारित है। तो मान्यता यह है कि पूंजी और श्रम की पूर्ति क्या है, स्थिर है। मतलब जो अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है और जो श्रम है, ये दोनों स्थिर है। इसी कारण से इस पूंजी को और इस श्रम को आप उसी क्षेत्र में निवेश ज्यादा करिए जिस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के चांसेस ज्यादा। और जब यहाँ पे आप पूंजी और श्रम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, तो जब इससे आपको लाभ मिलेगा तो आप अन्य क्षेत्रों में निवेश करके अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पे बढ़ा सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या विकासशील देशों की नहीं है? विकासशील देश की समस्या कौन सी नहीं है भाई, बता दीजिए। बढ़िया सा प्रश्न है। बिल्कुल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील देशों की समस्या, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या विकासशील देशों की नहीं है? तो जो विकासशील देशों की समस्या नहीं है वो ये है कि उच्च स्तर का व्यापक उपभोग। ठीक है, आप देखते हैं ना कि विकासशील देशों में क्या होता है कि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कोई समस्या नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, आई होप कि सभी लोग ठीक बोल रहे हैं। कोई बी के अलावा तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ, बी के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में होते हैं? इस प्रश्न को आराम से देखिए। ठीक है, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ। ठीक है, ये पुस्तक किसने लिखा था? रोस्टो साहब ने लिखा था। क्या कहा था कि अगर जो कोई देश क्या कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है, तो उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहली जो चरण होगी परंपरागत। ठीक है, परंपरागत समाज में क्या होता है कि यहाँ पे निवेश का स्तर परंपरागत होता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है कि उत्पादन का स्तर कम होता है, तो इस वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी कम होती है, अर्थात मांग व पूर्ति कम होती है। दूसरा वो कहते हैं कि आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था में क्या कहते हैं? आत्मस्फूर्ति के बाद की अवस्था। चौथी स्थिति में क्या कहते हैं? चौथी स्थिति में क्या बोलते हैं? अत्यधिक उपभोग की ओर अग्रसर। ठीक है, और लास्ट वाला में क्या बोलते हैं? लास्ट वाले में बोलते हैं उच्च उपभोग, यही लास्ट चरण है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यही तो पूछ रहा है ना कि रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में है? तो ये 5वीं अवस्था में होंगे। ठीक है, और जो अल्प विकसित देश है वो पहली अवस्था में होंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि अत्यधिक उपभोग की अवस्था। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि आर्थिक समृद्धि दर संबंधित है। आर्थिक समृद्धि किससे संबंधित है? चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है ना? चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर, बताइए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आराम से करिए, गलत नहीं करना है। तो देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या होता है? अंतर होता है। ये आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, आर्थिक विकास जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? विकासशील अर्थव्यवस्था में, विकासशील अर्थव्यवस्था में। ठीक है, जैसे भारत हो गया। क्यों आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन की गुंजाइश होती है। अर्थात यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे स्वास्थ्य, यहाँ पे परिवहन। ठीक है, परिवहन, इन सारी चीजों के में सुधार होने की जरूरत होती है। मानव के
कल्याण में क्या होती है, वृद्धि होती है। रहन सहन इस टाइप लोगों का क्या होता है, बढ़ता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास देखने को मिलता है और आर्थिक समृद्धि जो देखने को मिलता है वो विकसित देशों में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या है कि उस देश में तकनीकी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर जो कोई देश तकनीकी विकास लगातार कर रहा है तो ऐसा कहा जाएगा कि उस देश में आर्थिक समृद्धि का स्तर क्या हो रहा है और अच्छे से व्यापक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला चलिए भैया, कार्ल मार्क्स साहब आ गए। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन किस प्रकार से होता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन इस प्रकार से होता है। और देखिए दोस्तों, दो दिन आप लोगों की क्लास बंद रही, ठीक है, उसके पीछे कारण था, है ना। मैं आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, लेकिन उसके पीछे कारण था, है ना। अब कुछ लोग पूछेंगे क्या कारण है, सारे कारण बताने जरूरी है? सारे कारण बताने जरूरी है? केस कर सकते हैं, है ना। क्या हो रहा है, शादी विवाह का मौसम चल रहा है और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल करके इस तरीके से बात करते हैं कि अगर जो हम नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा कि उनको बहुत समस्या होगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा समाज को भी देखना पड़ता है। तो इस वजह से आपकी 2 दिन क्लास हो नहीं पाई थी, लेकिन अब आपकी जो क्लास होगी वो निरंतर होने वाली है ना। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक है, सभी लोग सी बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा? सभी लोग सी बोल रहे हैं। अच्छा, कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो कार्ल मार्क्स साहब ये बोलते हैं कि देखिए दोस्तों, जो वस्तुएं होती हैं उसमें स्थिर पूंजी आती है। स्थिर पूंजी में क्या आता है, कच्चे माल, ठीक है। स्थिर पूंजी में क्या आता है, कच्चे माल। परिवर्तनशील पूंजी क्या होता है कि जो आप श्रमिकों को मजदूरी देते हैं, श्रमिक मजदूरी में जो आप क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या होता है कि एक श्रमिक उत्पादन का उसकी सीमांत उत्पादकता ज्यादा होती है, लेकिन उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर उसे मजदूरी नहीं मिलती है या सीमांत उत्पादकता से कम मजदूरी दी जाती है। और ये इसी के जो कम मजदूरी दी जाती है वही लाभ के रूप में पूंजीपति प्राप्त करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी और अतिरिक्त मूल्य। स्थिर पूंजी में क्या आएगा, कच्चे माल। परिवर्तनशील पूंजी में क्या आएगा कि जो श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो रहा है। और अतिरिक्त मूल्य आप जानते ही हैं कि अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या होता है कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या करता है, एक पूंजीपति श्रमिकों को मजदूरी नहीं देता है और इस तरीके से श्रमिकों का शोषण करके जो अतिरिक्त उत्पन्न होता है वो खुद अपने पास रखता है। तो इसे ही अतिरिक्त मूल्य बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न सभी लोग से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं सभी लोग कि देखिए, अगर जो राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची हो तो प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है सर? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू आपकी क्या होती है, यही तो होता है ना, राष्ट्रीय आय अपान कुल जनसंख्या, अर्थात देश की कुल जो जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या कर रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि दर, मतलब यहाँ भी क्या है, राष्ट्रीय आय कम तेजी से बढ़ रहा है लेकिन जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रहा है। तो भैया जब नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस अनुपात में अगर जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, अर्थात घट जाएगा। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है? बढ़िया सा प्रश्न है।
ये प्रश्न देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान अमूमन होता नहीं है, बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? मुकेश आर्या जी, अफसाना सिद्दीकी जी, नम्रता जायसवाल जी, अफजल हसन जी, राजेश कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, हर्ष मिश्रा जी, लाल बहादुर जी, चंद्रजीत यादव जी, आशुतोष जी, नीलम कुमारी जी। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। सदानंद जी, अभी जी, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं, सभी लोग यही बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। और कोई भाई? अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है? ये जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ना, दिमाग कहाँ है? दिमाग कहाँ है? कहाँ है दिमाग? कहाँ पे? ऊपर से 4 लोग ए बोल देंगे तो आप भी ए बोल देंगे। अरे भाई क्या बोल रहा है, समझिए तो बात को। कह रहा है कि अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है? तो अरे सर, सबसे ज्यादा आय की असमानता सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि मैनेजर जो होता है वो लाख रुपए की सैलरी लेता है, ठीक है। एक जो उसमें मैकेनिक होता है वो 10,000 रुपए में काम कर देता है, गेट कीपर होता है वो 5,000 रुपए में कार्य कर देता है। तो यार सबसे अधिक आय की असमानता तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है ना। तो इतने सारे लोग ये क्यों बोल रहे हैं यार? बच्चों वाले प्रश्न को गलत करेंगे क्या? इतने बड़े बड़े लोग गलत कर सकते हैं क्या? क्यों गलत करेंगे यार? नहीं करना चाहिए, है ना। सेवा क्षेत्र में आप देखिए, मुकेश अंबानी की सैलरी देखिए। मुकेश अंबानी, ऐसा कहा जाता है कि हर मिनट वो 1 करोड़ से ज्यादा इनकम करते हैं। वही मुकेश अंबानी की कंपनी में कार्य करने वाला जो सीईओ है वो क्या करता है? वो भी लाखों रुपए महीना लेता है, लेकिन उसके अंडर कार्य करने वाले जो इंजीनियर होते हैं वो भी लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन जो और अन्य वर्ग होता है जो उतने शिक्षित नहीं होते हैं उनको हजार हजार रुपए में रखा जाता है, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए। तो आय की असमानता तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में ही देखने को मिलती है ना सर। अगला, रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्च दर समृद्धि के 2 दिन क्लास नहीं हुआ है, रिदम टूट गया है क्या भाई? 2 दिन क्लास नहीं हुई है, कहां पे चला गया दिमाग, है ना। इतना आसान प्रश्न गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं गलत करना चाहिए ना। अच्छा, ईमानदारी से सच्ची सच्ची बताइए कि किसने पुरानी क्लासेस देखी। अगर जो क्लास नहीं हो रही है तो आप पुरानी क्लासेस को जरूर देखा करिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई? बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्च दर समृद्धि दर की स्थिरता की स्थिति का जल्दी लाएगी, ठीक है। तो रिकार्डो साहब आप बोलते हैं ना, क्या याद आना चाहिए? रिकार्डो साहब कहते हैं कि देखिए सर, उत्पादन का एकमात्र कारक जो है वो भूमि है, और भूमि ही जो है वो उत्पादन का कार्य कर सकता है। भूमि के अलावा उत्पादन का कार्य और किसी चीज पे नहीं किया जा सकता है। और भूमि की पूर्ति जो होती है वो पूर्तियां बेलोचदार होती है, अर्थात जितनी भूमि है उतनी ही आपके पास रहेगी। प्रकृति के द्वारा ये प्रदत्त हमें क्या है? एक उपहार है। आप भूमि की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते हैं। भगवान ने या प्रकृति ने जितनी भूमि हमको दिया है उसी भूमि पे हमको रहना है। तो फिर कहते हैं कि जब जनसंख्या में वृद्धि आएगी वृद्धि आएगी वृद्धि आएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं, और जब कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी तो उत्पादन नहीं होगा, और जब उत्पादन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था जो होगा वो क्या होगा? स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समृद्धि की सहज दर को परिभाषित करता है? समृद्धि की सहज दर का मतलब क्या होता है भाई, बता दीजिए। अच्छा, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भैया? इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा लाइक और शेयर किया करिए, क्लास आपकी ही है, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। ये देखिए, जितने लोग लाइव हैं उतने लोग भी लाइक नहीं किए। 50% से कम लोग भी 50% से कम लोग लाइक किए हैं सेशन को।
ऐसा क्यों है भाई, ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा, 2 घंटे की क्लास में ले रहा हूँ, आपको लाइक शेयर करना चाहिए ना। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, और कोई भैया, कुछ लोग बी कुछ लोग ए बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव बी बोलेंगे ठीक बोलेंगे कि यह वह सहज दर है जिस पर श्रम के पूर्ण रोजगार सहित उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि समृद्धि की सहज दर का मतलब क्या होता है कि यह वह सहज दर होती है जिस पर श्रम के पूर्ण रोजगार सहित उत्पादन में क्या किया जा सकता है, वृद्धि किया जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, जिस पर मूल्य अपने खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है उसे क्या बोलते हैं? चलिए भाई बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस मूल्य पर अपने खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है उसे क्या बोलते हैं भैया? ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है यार, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे निकासी मूल्य बोला जाता है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जिस पर मूल्य अपने खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है उसे हम क्या बोलते हैं? निकासी मूल्य। एक बार नहीं बहुत बार मैंने लगातार बार बार अनेकों बार बताया है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों सफल हुआ भैया? ठीक है, कब से कब तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना? 1951 से लेकर के 1956 तक। किस मॉडल पे आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना? हैरोल्ड, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, डोमर मॉडल पे, ठीक है। और कब से कब तक चला था? 1951 से 1956, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और ये क्यों सक्सेसफुल था पहली पंचवर्षीय योजना? ये इसलिए था क्योंकि उस टाइम जो मानसून था वो बहुत अच्छा था, मतलब जो कृषि की फसल है उसके अनुसार ही क्या था, मानसून था। और हमने जो लक्ष्य रखा था वो रखा था उत्पादन का 2.1%, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 3.6%, 3.6%, अर्थात उम्मीद से ज्यादा उत्पादन हुआ। इस वजह से कि ये पंचवर्षीय योजना जो थी वो सफल थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आविर्भाव होता है, जैसे भाखड़ा नांगलबाद हो गया, दामोदर घाटी परियोजना हो गया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे का प्रमुख कारण माना जाता है। घाटे का प्रमुख कारण, सरकार को घाटा कब होता है? सार्वजनिक घाटा कब होता है? सरकार को घाटा तभी तो होता है जब सरकार की आय जो होती है वो कम होती है और सरकार क्या करती है? व्यय ज्यादा करती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब कम आय मिल रहा है और व्यय ज्यादा करना है तो घाटा तो होगा ही होगा ना, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। इजी सी बात है। कहा जाता है ना, दुकानदार आपसे कहता है ना भैया कि देखिए 10 रुपए की हमारी खरीद लागत है, हम आपको अगर जो 9 रुपए में बेच देंगे तो हमको क्या होगा? 1 रुपए का घाटा हो जाएगा, 1 रुपए का उसको घाटा हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर आराम से, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर ठीक है। कि प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में विलंबन तथा लागत में वृद्धि के कारण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप देखते हैं ना, सरकार कोई भी योजना लाती है तो वहां पे हजारों करोड़ रुपए की बात होती है, लाखों करोड़ रुपए की बात होती है ना। लेकिन सतही स्तर पे वो दिख नहीं पाता है। दिख पाता है क्या? नहीं दिख पाता है। इसलिए नहीं दिख पाता है कि गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट तैयार करती है उसमें कहीं ना कहीं क्या होती है कि कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ करेक्शन हो जाता है। और इस कारण से सरकार पैसा तो व्यय करती है लेकिन सरकार को वैसा इनपुट नहीं मिलता है, मतलब उतने उसका सरकार को रिजल्ट बेहतर नहीं मिल पाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई थी भैया? बिल्कुल ठीक है,
8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए, और जितने लोग भी अभी तक लाइक और नहीं किए हैं सेशन को, लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। देखिए जितने लोग देख रहे हैं 50% लोग भी लाइक नहीं किए। सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है लाइक और शेयर करने का। क्या उत्तर आ रहा है सर, बता दीजिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी कुछ महानुभाव बोल रहे हैं, गरीबी निवारण। अरे भैया ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। गरीबी उन्मूलन जो था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को क्या दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। लेकिन ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये जॉन मूलर मॉडल पे आधारित है और इसने मानव संसाधन विकास पर बल दिया, ठीक है। मानव संसाधन विकास मतलब लोगों की कार्यदक्षता में, लोगों की स्किल पे, ठीक है, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवहन, सारी चीजें मतलब मानव का एक तरीके से विकास किया जा सके, ताकि मानव का जब विकास होगा तो वो अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ा पाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव संबंधित है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव, ठीक है। अब जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता दूं, ये डेमोन्स्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन। तो प्रदर्शन प्रभाव अब तो आपको पता होगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव को प्रदर्शन प्रभाव बोलते हैं। ये इंग्लिश का वर्ड है और ये हिंदी का वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या करते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं कि हम अमीर हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपने से उच्च वर्ग के लोगों की लाइफ स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर जो एक व्यक्ति रोहन है और दूसरा व्यक्ति जो है वो सोहन है, तो रोहन की आय जो है वो अगर जो 50 लाख रुपए पर महीने है और सोहन की आय 50,000 रुपए पर महीने है, तो भी ये जो सोहन है वो हमेशा चाहेगा कि रोहन की जैसे अपने लाइफ स्टाइल को क्या करें, व्यतीत करें। भले से आय में बहुत अंतर है, ये केवल 10,000 रुपए पा रहा है, ये 50 लाख, ये 10,000 रुपए प्राप्त कर रहा है और ये 10 लाख रुपए प्राप्त कर रहा है। लेकिन ये जो सोहन है ना, वो हमेशा रोहन की उपभोग प्रवृत्ति को फॉलो करने का प्रयास करेगा और इस चक्कर में जो उसकी आय होती है उस आय का बहुत बड़ा भाग उपभोग कर देगा और उसकी बचत प्रवृत्ति कम हो जाएगी। जब बचत कम करेगा तो निवेश कम करेगा, निवेश कम करेगा तो आय जो होगा उससे कम प्राप्त होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। रेगनर नर साहब हो गए और ड्यूजेनबेरी साहब हो गए, ठीक है। तो ड्यूजेनबेरी साहब को भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रदर्शन प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब एक अल्प विकसित देश के लोग विकसित देशों की लोगों के लाइफ स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर देते हैं और जब उनकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत कम हो जाता है, बचत कम हो जाता है तो निवेश कम हो जाता है, निवेश कम होता है तो फिर वो आय का स्तर उनका नीचा ही बना रहता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, हरित क्रांति के विपक्ष में कही गई निम्नलिखित बातों में से कौन सत्य है? चलिए बढ़िया सा प्रश्न है भाई, हरित क्रांति की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो चलिए, और दोस्तों जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों अगर जो आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूं कि जितना प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, जो क्रम में आपको बता रहा हूं उस क्रम से चीजों को करते रहिए। विश्वास मानिए, बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ठीक है। तो आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, फिर दूसरी तरफ नोट्स का रिवीजन करते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ पढ़ते जा रहे हैं दूसरी तरफ भूलते जा रहे हैं। तो एक तरफ वीडियोस को पढ़िए, फिर नोट्स को रिवाइज करिए, ताकि पुराना वाला भी याद रहे और नया भी पढ़ पाए। टेस्ट दीजिए, टेस्ट में देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे गलती हो रही है
उस पर सुधार करिए, अगले टेस्ट में दीजिए। तो फिर जिस टॉपिक में गलती हुई थी वो टॉपिक गलत नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, वहां पे मेरे द्वारा दिया जा रहा है और करंट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है। और झारखंड पीजीटी का भी दोस्तों क्लास चल रहा है और एग्जाम डेट आ चुका है। तो एडमिशन के लिए दोस्तों मात्र फीस 2500 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट आप अगर जो इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आएगा भैया कि हरित क्रांति के विपक्ष में कही गई बातों में से कौन सा सत्य है। मतलब हरित क्रांति के विपक्ष में, मतलब अच्छा आउटकम नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं, बुरा रिजल्ट, ठीक है। मतलब अच्छा आउटकम नहीं, बुरा रिजल्ट। कि हरित क्रांति से आखिरकार कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट हो गई। तो जरूर क्रिएट हुई दोस्तों, भूमि के उपजाऊपन में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे यंत्र का इस्तेमाल प्रारंभ किया। और बहुत बार ऐसा हुआ कि अच्छे यंत्र का इस्तेमाल करने से जो हमारे परंपरागत जैसे जो लोग खादों का इस्तेमाल करते थे वो अब बचे नहीं। तो जब वो बचे नहीं तो ये देखने को मिला कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में क्या आई, कमी आई। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। आगतों की मांग में वृद्धि हो गई, बिल्कुल ठीक है। मतलब अब हरित क्रांति जब आया तो सभी लोगों को अब ये महसूस हुआ कि हमको अब अप्रत्याशित आय मिलेगा। तो आय की मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये भी एक बात सही है। क्षेत्रीय विषमता बढ़ी, बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे कि हरित क्रांति के बाद पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। पंजाब और हरियाणा के किसान जो थे वो थोड़े से ज्यादा अमीर हो गए, थोड़े से क्या बहुत अमीर हो गए। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पे किसान और गरीब हो गए, ठीक है। तो क्षेत्रीय विषमता भी देखने को मिली और अंतर व्यक्तिक आय असमानता में वृद्धि हुई, बिल्कुल ठीक है भैया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा भाई। किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, किस वर्ष किया गया था सर। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इजी सी बात है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद आ रहा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम याद आ रहा है आपको। अगर जो याद आ रहा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया कि जो बीपीएल परिवार है उसको क्या किया गया, सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो 1979 80 में की गई थी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ये एक बात देखिएगा कि जब आपके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप जो है वो यहाँ पे चले जाइएगा, ठीक है। क्योंकि कई परीक्षा में मैंने देखा है कि ये ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सत्र में क्या होता है दोस्तों, जो सबसे नजदीक होता है उसी पे टिक करना चाहिए। अगला प्रश्न, कथन दिया है कि केरल में साक्षरता सर्वाधिक है और कारण दिया है कि केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है। कौन सी बातें सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। और दोस्तों जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके जरूर रखिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी सी डी, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे अच्छे महानुभाव हैं जो डी बता रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जितने भी डी बोल रहे हैं सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भैया। बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो वही केवल पढ़ते हैं क्या? ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और क्या बोलते हैं कि सिख, ठीक है, ये लोग नहीं पढ़ते हैं यार। धर्म की क्या बात होगी? धर्म का कोई मतलब है क्या पढ़ाई को लेकर के? ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कि साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, बिल्कुल ठीक है। भारत का सबसे साक्षर राज्य जो है वो केरल है, देयर इज नो डाउट। लेकिन केरल इसलिए नहीं नंबर 1 पे है क्योंकि यहाँ पे ईसाइयों का प्रतिशत अधिक, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि ए सही है और आर गलत है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि क्रिश्चियन है वहां पे, लेकिन क्रिश्चियन है इसलिए साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, ये लॉजिक नहीं है, ये कोई सेंस मेक नहीं कर रहा है। और भी समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं। अगला, दोहरी गणना से आशय क्या है? क्या होता है सर दोहरी गणना? दोहरी गणना क्या होता है सबको पता होगा, ठीक है। तो दोहरी गणना मतलब जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कच्चे माल के रूप में किसी एक वस्तु को शामिल करते हैं, और इसी के बाद दोस्तों जब इस कच्चे माल से वस्तुएं तैयार हो जाती हैं तो उसको भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत गणना कर लेते हैं। जैसे कच्चे माल के रूप में हमने क्या कर लिया, कपास को काउंट कर लिया, ठीक है। जब हम लोग कच्चे माल की गणना कर रहे थे तो कपास को काउंट कर लिया, और फिर इसी कपास से बने वस्तु अर्थात कपड़े को भी हमने क्या कर लिया कि काउंट कर लिया, किसमें, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। तो बात तो यह है कि कपास एक ही है और इसी से क्या हो रहा है, कपड़े बन रहा है। लेकिन एक बार हम कपास को भी काउंट कर रहे हैं और एक बार कपड़े को भी काउंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रही है कि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं कि उत्पादन की एक से अधिक बार गणना करना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, वास्तविक आय अपान जनसंख्या इज इक्वल टू क्या होता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया, वास्तविक आय अपान जनसंख्या क्या होता है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली 2 दिन आप लोगों की क्लास हो नहीं पाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, कॉल किया, कुछ लोग का रिप्लाई में दिया, कुछ लोग का नहीं दे पाया, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, और कभी कभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है। तो अगर जो क्लास नहीं हो रही है तो इत्मीनान रखिए, आपको पता है कि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो 1-2 दिन क्लासेस नहीं चल रही हैं तो फिर क्लासेस कभी चलेंगी ही नहीं। कई लोग फोन करें, सर अब नहीं क्लास चलेगी क्या? अब कभी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई? एग्जाम जब तक सफलता आपको नहीं मिल जाएगी तब तक चलेगी, ठीक है। अब एक्चुअली मेरे साथ क्या है कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो कहीं भी कोई किसी का प्रोग्राम होता था तो लोग बहुत ज्यादा नहीं बुलाते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है कि अननेसेसरी रूप से बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और इस तरीके से बात करते हैं कि अगर जो मैं उनके फंक्शन में नहीं जाऊंगा तो उनका फंक्शन ही नहीं होगा। इस तरीके की बातें वो लोग, तो मजबूरी बस क्या करना पड़ता है, जाना पड़ जाता है। अब जहाँ पे गए थे वो महानुभाव सुन ना रहे होंगे हमारी बात को, ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैं गया था अच्छा लगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि वास्तविक आय पर जनसंख्या क्या होगी? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय इज इक्वल टू वास्तविक आय होता है अपान जनसंख्या। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए भाई ये आप ही पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है, मैं क्या पढ़ूं, पढ़ के बताइए। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। राष्ट्रीय लाभांश तथा आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती हैं, चाहे वे भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हो। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, वरन पूंजी में ये वृद्धि है। केवल इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए इस वर्ष की गई सेवाओं की आय है। ये परिभाषा किसकी है? ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, फिशर साहब बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर क्या? राष्ट्रीय लाभांश की बात कौन करता है? फिशर साहब बोलते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार मैंने बताया। अब इसको क्या करिएगा कि थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दी? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और एक बार और मैं एक प्रश्न और आपसे पूछ रहा हूं कि किस अर्थशास्त्री ने कहा कि उपभोक्ता की बचत क्रेता की बचत होती है? ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने कहा कि उपभोक्ता की बचत जो होती है वो क्रेता की बचत होती है? चलिए सर बता दीजिए। सुमन शर्मा जी, मनोहर जी, वृष्टि शर्मा जी, समर्थ जी, वैभव जी, निरुपमा जी, रीता जी, मनोहर जी, बिल्कुल ठीक है। अभय जी, निरुपमा सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत तेजी से आगे लोग मूव कर रहे हैं। गगन जी, मिथिलेश जी, वैभव जी, सुमन शर्मा जी, लाल बहादुर जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो जितने लोग भी ड्यूपिट की बात बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? सभी लोग ड्यूपिट ही बोल रहे हैं ना? ड्यूपिट के अलावा कोई और है? तो जितने लोग भी ड्यूपिट की बात कर रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं। इतने सारे लोग क्यों गलत कर रहे हैं? अरे भैया, बोल्डिंग साहब ने कही थी, मार्शल बोल रहे हैं। मार्शल ने थोड़ी कही थी। उपभोक्ता को क्रेता की बचत बोल्डिंग साहब ने कहा था। ठीक है, मुख्य रूप से। चलिए, और अगर जो आप मार्शल कर रहे हैं तो आप गलत नहीं है, लेकिन बोल्डिंग जो होगा वो ज्यादा उत्तर राइट होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्यूपिट की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो सर्वप्रथम दिया था ड्यूपिट ने। बाद में विकसित करने का श्रेय जो जाता है, इस थियरी को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे मार्शल साहब को जाता है। और मार्शल साहब क्या कहते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है कि जो मूल्य उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए देने को तैयार होता है और जो वास्तव में देता है, उसी के बीच का अंतर जो होता है वो उपभोक्ता का बचत होता है। ठीक है, आप गए, आपने सोचा कि 20 रुपया केजी प्याज है, 1 केजी प्याज खरीदेंगे। अब वहां पे गए, प्याज वाला कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि 15 रुपए के हिसाब से लगा देंगे, 5 किलो ले लीजिए। तो आपका क्या हुआ, 5 × 5 25 रुपए की आपकी बचत हो गई। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किसी रेखा बिंदु पर मांग की लोच होती है। और देखिए दोस्तों, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जिंदगी में बिना मेहनत के आज तक किसी को कोई परिणाम मिला नहीं है। और अगर जो बिना मेहनत के कभी कभार परिणाम मिल भी जाता है तो वो 1 और 2 रात की सफलता होती है। वो सफलता 1-2 रात ही चलती है, उसके बाद क्या होती है, गायब हो जाती है ना? आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग वायरल हो जाते हैं, लेकिन वो संघर्षों से आगे नहीं बढ़े होते। मतलब उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना संघर्ष के ही वायरल हो जाते हैं। तो जो बिना संघर्ष का वायरल हो जाता है वो 1-2 दिन में खत्म भी हो जाता है। और जो संघर्ष के कारण जो क्या होता है, वायरल होता है, वो उसकी कैरियर जो होती है वो एक अलग ही लेवल पे होती है। तो इसीलिए यार, जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको भी नहीं मिलेगा। अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, और मेहनत कर रहे हैं तो 100% मिलेगा, क्योंकि जिसने भी मेहनत किया है सबको सफलताएं मिली है, आपको भी मिलने वाला। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं सभी लोग। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर, सबका उत्तर ठीक होगा कि किसी रेखा बिंदु पर मांग की लोच जो होती है वो ईपी = नीचे का भाग अपन ऊपर का भाग। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द
राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे ठीक तरीके से तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना कॉन्सेप्ट के आप कवर नहीं कर पाएंगे। मार्शल के उपयोगिता नियम की एक प्रमुख मान्यता क्या है? मार्शल साहब ने जो अपना उपयोगिता का नियम दिया था उसकी मुख्य मान्यता क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है। चलिए वही बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या कहा था मार्शल साहब ने? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मार्शल साहब ने कहा था ना कि किसी वस्तु की संख्यात्मक संख्यात्मक माप जो है वो की जा सकती है। संख्यात्मक माप संभव है, ठीक है। कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। और क्या कहा था? और क्या कहा था? और क्या कहा था? कहा था ना कि जब किसी वस्तु की स्टॉक में आप वृद्धि करते जाएंगे, किसी वस्तु की मात्रा को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कम होने लगेगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता जो है उसे मापा जा सकता है, अर्थात उपयोगिता का संख्यात्मक माप संभव है, ठीक है। उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में किस अर्थशास्त्री ने बताया था? कमेंट करके बता दीजिएगा सर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित को निकालने के लिए नैतिक अथवा मूल्यगत निर्णय आवश्यक होते हैं। चलिए भाई, इसको निकालने के लिए नैतिक या मूल्यगत निर्णय आवश्यक होते हैं। ये भी वही प्रश्न है। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रूपांतरण वक्र के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि जब रूपांतरण वक्र की बात होती है तो वहां पे हम लोग क्या लेते हैं? कुछ नैतिक और मूल्यगत निर्णय लेते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, कार्ब डगलस उत्पादन फलन के मामले में किसी आगत की निर्गत लोच होती है। ये तो आसान सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कमेंट करके बताइए, बी उत्तर ठीक है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग सहमत हैं हमारे साथ कि कार्ब डगलस उत्पादन फलन के मामले में किसी आगत की निर्गत लोच जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है। चलिए ठीक, ठीक है। तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं सब गलत। देखिए कितने महानुभाव बी बोल रहे हैं। अरे भाई, किसी आगत की निर्गत जो लोच होती है वो स्थिर होती है, स्थिर होती है। प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। ये आगत की निर्गत लोच पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं होगा। क्या बोलते हैं कार्ब डगलस साहब कि उत्पादन में क्या होती है कि उत्पादन के दो क्षेत्र हैं। पहला है उत्पादन में क्या, उत्पादन के दो साधन हैं। उत्पादन के दो साधन है, पहला जो है वो क्या है? श्रम है, और दूसरा जो है वो पूंजी है। श्रम का 3/4 भाग लग रहा है और पूंजी का 1/4 भाग लग रहा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इकाई के बराबर हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है, लेकिन किसी आगत और निर्गत की लोच जो होती है वो स्थिर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। इतने सारे लोग बी बोल रहे हैं, क्यों बी बोल रहे हैं भैया? इतने सारे लोग बी क्यों बोल रहे हैं? प्रतिस्थापन की लोच में इकाई के बराबर होती है, तो गलत क्यों कर रहे हैं? तो मैंने टिक कर दिया, आपने उत्तर दे दिया। सर बता रहे हैं तो ठीक बता रहे होंगे, है ना। और मैं तो इसलिए बता रहा था कि आप गलत करें प्रश्न को, मैं इसलिए बता रहा था कि आप गलत करें। बहुत ज्यादा इस तरीके से मैं नहीं करता हूँ प्रश्नों को कि गलत बता के फिर सही बताओ, क्योंकि आज से कुछ सालों बाद क्या होगा कि जब चीजें बदलेंगी जिंदगी में तो बहुत सारे लोग पुरानी वीडियो निकालेंगे और कहेंगे ये देखिए इतने आसान का प्रश्न ये गलत बता रहे हैं। उनको क्या पता कि मैं थोड़ी सी गलती करवा के फिर उसको सुधार कराया था।
तो उतना लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो एडिट कर देते हैं, फिर कहते हैं देखिए गलत बता रहा था, पता नहीं कौन सा टीचर है ये। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा सर? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी निर्णय जो लिए जाएंगे वो बाजार के द्वारा लिए जाएंगे, अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, वस्तुओं की मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उत्पादन क्या होना चाहिए इसका निर्णय लिया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब गर्मियों का सेशन चल रहा है, तो जो एसी बनाने वाली कंपनी है, जो कूलर बनाने वाली कंपनी है, जो स्टैंड फैन बनाने वाली कंपनी है, जो सीलिंग फैन बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करेगा कि इस प्रकार के प्रोडक्ट को निर्मित करेगा ताकि जब गर्मी से लोग बेहाल होंगे तो एसी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे, जो भी मन करेगा वो खरीद ही लेंगे, जो पैसा जितना उनके पास होगा। अगला, और जब ठंडी आएगी तो फिर क्या होगा? ऊनी कपड़े बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि दीर्घकालीन अवसर लागत वक्र को फर्म का नियोजन वक्र भी कहा जाता है। ये यू आकार का बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फर्म के पास इतना समय होता है कि वो अपने साधनों में परिवर्तन ला सकता है और किसी भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्ट पढ़े बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि बस आप हमारे साथ ईमानदारी से जुड़ जाइए। आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पूरे इकोनॉमिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, करंट दिया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से वहां पे पढ़ते तो रहिए, उस प्रोसेस को फॉलो तो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। बहुत कम समय में बेहतर ढंग से सारी चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, मतलब सारी बैचेज चल रही हैं। अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? आप कहेंगे सर जी ये तो आसान सा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता। बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। ये बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ये क्या होता है? ये उद्योग होता है, ये उद्योग होता है। और मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे बाजार में कीमतों का निर्धारण होता है, और ये एक फर्म होता है। ठीक है, ये एक क्या होता है? फर्म होता है। तो ये जो क्या बोलते हैं कि एक उद्योग के द्वारा जो कीमतों का निर्धारण होता है, उसी पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न की कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं होगा? कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं होता है भैया बता दीजिए। चलिए, कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं होगा? कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि एक ही लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्यों पे बेचना ही क्या होता है? कीमत विभेदीकरण होता है। ठीक है। और अमूमन ये एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग। बहुत अच्छी बात है। सी वाले भी कुछ हैं, सी वाले जितने हैं वो रट के बैठे हैं क्या कि कीमत विभेदीकरण तब होता है जब बाजारों की मांग लोच क्या होती है? अलग अलग होती है।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या उत्तर आ रहा है भैया? ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, क्या उत्तर होगा? एक कोई लड़की है अभी मैसेज की है कि सर आप केवल लाइव बच्चों के लिए एडमिशन, लाइव लाइव बच्चों के लिए ही पढ़ाते हैं क्या? क्योंकि आप जो केवल जो बच्चा लाइव रहता है उसी का नाम लेते हैं। अब कौन समझाए भैया कि जब आप लाइव रहेंगे ही नहीं, आपका नाम हम देखेंगे ही नहीं, तो आपका नाम कैसे लेंगे हम? ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है? लड़कियां ही कर सकती हैं। अरे भाई, जब आप लाइव दिखेंगे ही नहीं तो मैं आपकी मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, अभी एक मैसेज आया यूट्यूब पे कि सर आप लाइव जो रहता है केवल उसी के लिए पढ़ाते हैं क्या, जो ऑफलाइन पढ़ता है उसका क्या? अरे भाई, तुम ऑफलाइन पढ़ता है तो मैं क्या जानता हूँ कौन पढ़ रहा है? और अगर जो आपको ऐसा लगता है तो चलिए मैं आपका भी नाम ले रहा हूँ, आप क्या करिए, इमेजिनेशन कर लीजिए कि आपका नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने, कोई लड़का ऐसा प्रश्न कर सकता है क्या? कोई लड़का ऐसा प्रश्न कर सकता है? नहीं कर पाएगा, लड़का कर ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक है कि कीमत विभेदीकरण कब संभव नहीं होगा, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कीमत विभेदीकरण संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत समरूप वस्तुओं को देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रेता और विक्रेता को संपूर्ण रूप से बाजार का ज्ञान होता है। ठीक है, तो सबको पता होगा कि वस्तुएं कितने में बिकेगी। पार्ले जी 5 रुपए का बिकेगा, सबको पता है। 10 रुपए का लक्स बिकेगा, सबको पता है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा कि लॉरेंज वक्र अंतर्गत जितना अधिक मोड होता है, और मैं सच बता दूं, आप लोगों से सच बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं फोन करते हैं, सर जी करंट नहीं कराएंगे, करंट नहीं पढ़ाएंगे। सर करंट पढ़ा देते तो बहुत अच्छा होता। आज आपको मैं करंट पढ़ा दूं, 3 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा, है ना? 3 महीने 4 महीने बाद अगर जो आपका पेपर होगा तो आज जो करंट पढ़ाया गया ये डाटा पुराना हो जाएगा और फिर नया डाटा आ जाएगा। आप जाएंगे परीक्षा देने, पता चले कि पढ़ के गए फिर भी गलत करके आएंगे। फिर भी मैं ये बात समझाता हूँ बार बार, फिर भी, लेकिन सर हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। करंट हो जाता तो पढ़ के खत्म तो कर देते। भाई कैसे समझाया जाए? ठीक है, समझाना मुश्किल होता है बहुत जगहों पे। क्या उत्तर हो रहा है भाई? कि लॉरेंज वक्र अंतर्गत जितना अधिक मोड होता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि लॉरेंज वक्र के अंतर्गत जितना अधिक मोड होता है उतना ही अधिक असमानता का अंश होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, आय की असमानता को माप करने में की दो विधियां हैं, एक है लॉरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो, प्रतिनिधि फर्म क्या होता है सर? इजी सी बात है, प्रतिनिधि फर्म क्या होता है? आसान सी बात है, कमेंट करके बता दीजिए प्रतिनिधि फर्म क्या होता है। सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि पुरानी हो एवं प्रबंध कुशल हो, ठीक है, मतलब वो पुरानी हो, मतलब बहुत समय से जनता का विश्वास वो हासिल किए हो,
जैसे बिस्किट में पार्ले जी और साबुन में लाइफ बॉय। ठीक है, बिस्किट में पार्ले जी और साबुन में लाइफ बॉय सबने यूज किया होगा। पहले फेयर एंड लवली था, लेकिन अब उतना प्रचलित। ठीक है, और आंतरिक एवं बाह्य बचतें दोनों प्राप्त करती हो। आंतरिक बचत का मतलब क्या होगा कि ऐसी फर्म जब अपने अंदर, ठीक है, अपने उत्पादन के कारकों को इधर उधर करे और उससे जो लाभ मिले उसे आंतरिक बचत बोलते हैं। और बाह्य बचत का मतलब ये होगा कि जब उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री करती है तो उसके कारण जो लाभ मिलता है उसे बाह्य बचत बोलते हैं, और पर्याप्त रूप से सफल भी होनी चाहिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, श्रम की बाजार पूर्ति निर्भर करती है। श्रम की बाजार पूर्ति किस पे निर्भर करती है? ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, सभी लोग बोलिए कि सर जी जब देखिए जनसंख्या का आकार बढ़ेगा तो कार्यशील जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। 15 से 64 वर्ष के लोग क्या होंगे? बढ़ेंगे। और जब कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि श्रम जो होगा वो श्रम का ऑप्शन आपके पास ज्यादा होगा, मतलब श्रमिक आपको ज्यादा मिलेंगे। आर्थिक विकास की स्थिति पे बिल्कुल ठीक है, श्रम की बाजार पूंजी निर्भर करेगी आर्थिक विकास की स्थिति पे भी। अगर जो देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है तो श्रमिकों की स्थिति भी क्या होती है? सुधरती है, उनको वेतन ठीक ठाक मिलता है। और जनसंख्या में श्रम शक्ति का अनुपात, श्रम शक्ति का अनुपात मतलब 15 से 64। ये लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, अगला कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान होता है। अब फिर आपको यहाँ पे तुरंत याद आना चाहिए रिकार्डो साहब के लगान सिद्धांत। आपको तुरंत याद आना चाहिए, ये बात करते हैं अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि। ठीक है, अधिसीमांत भूमि की बात करते हैं। फिर क्या आप करते हैं? ये सीमांत भूमि की बात करते हैं, सीमांत भूमि की बात करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? भूमि को क्या मानते हैं? बेलोच मानते हैं, बेलोचदार मानते हैं। क्या कहते हैं रिकार्डो साहब? कहते हैं ना कि देखिए भैया, भूमि की अलग अलग उर्वरा शक्ति होती है और जो भूमि जितना उर्वरक होती है वो उतना लगान देती है। अगर जो भूमि ज्यादा उर्वरक है तो ज्यादा लगान देगी, भूमि कम उर्वरक है तो कम लगान देगी। ऐसी भूमि जो उर्वरक होती है अर्थात जो लगान देती है, ठीक है, जो लगान देती है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें अधिसीमांत भूमि बोला जाता है। और सीमांत भूमि जो ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती है, अर्थात जब उर्वरक नहीं होगा तो ये लगान नहीं देगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीमांत भूमि बोलेंगे। फिर वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भूमि जो है वो पूर्णतः बेरोजगार है, अर्थात भूमि जो है वो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्रदत्त उपहार है। आप चाह करके भी भूमि का विस्तार नहीं कर सकते, आप चाह के भी भूमि का विस्तार नहीं कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। एक पिता के अगर जो 3 बच्चे होते हैं तो पिता के पास जो भूमि है वो तीनों के बीच में बराबर बराबर बंटती है। ऐसा नहीं होता है कि पिता के पास जितना होता है उसका 3 गुना भूमि हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान जो होता है वो कीमत द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात अगर जो उर्वरक ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा लगान देगा, कम उत्पादन हो रहा है तो कम लगान देगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? अब देखिए ये प्रश्न जो है ना सर, ये प्रश्न जो है वो बस वर्तमान लगा दिया है, लेकिन इसका वर्तमान से और भूत से कोई लेना देना नहीं। ये वर्तमान बस इसलिए लगा दिया है ताकि आपको क्या होगा, आप कहेंगे अरे यार ये तो नया प्रश्न बनाया है, वर्तमान से बनाया है, भविष्य से इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन इसका संबंध भूत से भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था जो है वो नाबार्ड है, और नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। कौन सी समिति की अनुशंसा के आधार पे? सी और रामन समिति की अनुशंसा के आधार पे। ठीक है, ये प्रश्न आपके
2021 यूपी पीजीटी में पूछा गया था। अन्य परीक्षाओं में भी ये लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। मुद्रास्फीति से क्या होता है? आज के बाद कभी मुद्रास्फीति को गलत नहीं करिएगा। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि ये इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं कि यार देखिए बहुत महंगाई आ गई है, ठीक है, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे महंगाई बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को इसे मुद्रास्फीति बोला जाता है। महंगाई कब आती है? महंगाई तब आती है जब वस्तुओं की कीमतों में क्या हो जाता है? वृद्धि होने लगता है। तो जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होता है तो मुद्रा का मूल्य जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब आप ज्यादा मुद्रा से कम वस्तुओं की इकाइयों को परचेज कर पाते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि सर जी आर्थिक विषमता देखने को मिलती है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में जब महंगाई आती है, जब वस्तुओं की कीमतों के मूल्यों में वृद्धि, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे आर्थिक विषमता मिलती है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि एक जो यहाँ पे किसान है ना, एक जो किसान है जब वो प्याज की खेती करता है और प्याज जब वो मार्केट में लाता है तो उस टाइम प्याज का मूल्य जो होता है ना वो 15 रुपया किलो, 10 रुपया किलो, 20 रुपया केजी होता है। तो जब किसान ये प्याज बेचता है तो मान लीजिए कि प्याज की कीमत 20 रुपए पर केजी है, ठीक है, 20 रुपए पर केजी है। लेकिन अब इसी किसान से एक व्यापारी है, वो 20 रुपया केजी के हिसाब से प्याज खरीद लिया और इसे वो 3-4 महीने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। तो किसान को भी प्याज उगाने में 3 महीने का टाइम तो लगा ही होगा। अब व्यापारी होशियारी करके 20 रुपया पर केजी के हिसाब से ले लेता है किसान से और ले जाके कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और इस बात का इंतजार करता है कि थोड़ा सा प्याज की कीमतों में वृद्धि हो। और एक समय आप देखते ही हैं कि साल में ऐसा भी आता है जब 80 रुपए केजी पर केजी के हिसाब से प्याज बिकती है। तो यहाँ पे किसान को क्या होता है? हानि होता है और व्यापारी को यहाँ पे क्या होता है? अप्रत्याशित लाभ मिलता है। तो इससे क्या होगी? आर्थिक विषमता बढ़ेगी। अगला प्रश्न कि व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मुख्य मान्यता कौन सी है भैया? किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की बात की थी? याद आ रहा है कि नहीं सर? याद आ रहा है? किसको नहीं याद आ रहा है? रिकार्डो साहब नहीं याद आ रहे हैं? रिकार्डो साहब नहीं याद आ रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं कि वो यही तो बोलते हैं ना कि भैया दो देश आपस में इसीलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों की उत्पादन लागत क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। कहीं पे उत्पादन लागत कम होती है, कहीं पे उत्पादन लागत ज्यादा होती है। क्या उत्तर है रवि? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि दोनों देशों के बीच साधन अगतिशील होते हैं। नहीं भैया, दोनों साधन के दोनों देशों के बीच साधन अगतिशील होते हैं। अच्छा, अगतिशील ही दिया मतलब, ठीक है। हाँ, तो व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो रिकार्डो साहब देते हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे सिद्धांत की मुख्य मान्यता है वो ये है कि दो देश जो होते हैं उनके बीच साधनों की गतिशीलता नहीं देखने को। अगर जो साधन गतिशील हो जाएंगे तो फिर उत्पादन लागत जो होगा वो एक जैसा हो जाएगा और उत्पादन लागत एक जैसा हो जाएगा तो फिर व्यापारी क्यों करेंगे? तो ऐसी स्थिति में साधन जो है वो अगतिशील, ठीक है। अर्थात कपड़ा उत्पादन करने की जो मशीन ब्रिटेन में है वो मशीन भारत में नहीं है। अगर जो ब्रिटेन वाली मशीन भारत में आ जाएगी तो हम ब्रिटेन से कपड़े का आयात निर्यात कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भुगतान शेष दर्शाता है। भुगतान शेष क्या दर्शाता है भाई? सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। और लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें दी जा रही है। बस एक प्रोसेस के तहत उनको आप फॉलो करिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में आपके एग्जाम आते आते पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी यार। इतने माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, कहां से प्रश्न बनेगा? सब कुछ बनने वाला है, बस आप ईमानदारी से
मेहनत करते रहिए, कम से कम 3-4 घंटा हमारे साथ पढ़ते रहिए। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अरे भैया सी वाले जितने लोग भी बोल रहे हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको। अरे भैया भुगतान से जो दर्शाता है वो एक देश द्वारा अन्य देशों को किया गया भुगतान और प्राप्तियां। ठीक है, भुगतान से इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अपना क्या हो गया, ये अपना इंडिया हो गया। बहुत अच्छा बनेगा नहीं, बस समझ लीजिएगा। ये अपना क्या हो गया, ये अपना इंडिया हो गया। इंडिया जो है वो चाइना के साथ लेन देन कर रहा है, चीन के साथ लेन देन कर रहा है। इंडिया जो है वो जर्मनी के साथ लेन देन कर रहा है। इंडिया जो है वो मान लीजिए कि श्रीलंका के साथ लेन देन कर रहा है। ठीक है, तो इन एक वर्ष के अंदर जो विश्व के सभी देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन करता है उसे ही तो दोस्तों भुगतान के माध्यम से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो भुगतान से एक देश द्वारा अन्य देशों को किया गया भुगतान और प्राप्तियां। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, जिस बाजार में केवल एक क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, कुछ लोग गए होंगे जरूर, मछली बाजार बहुत सारे लोग जाते होंगे। जब मछली बाजार में आप जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो मछली बेचने वाला होता है, अगर जो वहां पे बैठे हैं सब कहते हैं सब आइए भैया आइए एकदम ताजी है, बुलाते हैं सब ना। तो क्या है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो कि आप किसी के पास भी जाकर के क्या कर सकते हो, मछली खरीद सकते हो, है ना। वहां पे बहुत सारे बैठे होते हैं ना, बोलते हैं ना कि भैया आइए आइए, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, अभी तालाब से निकाला, बोलते हैं ना ऐसा। ठीक है, क्या उत्तर हो गया भाई? तो जिस बाजार में केवल एक, अच्छा ये बोल रहे हैं, हाँ एक क्रेता मतलब खरीदने वाला अकेला हो, आप अकेले ही तो जाएंगे खरीदने के लिए, मतलब पैसा तो आप ही देंगे, कोई साथ भी जाएगा तो आप खरीदेंगे तो अकेले ही। और लेकिन बेचने वाले ज्यादा हो, बेचने वाले बहुत सारे होंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा क्रेता अधिकार बाजार। ठीक है, अर्थात आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि आप किसी भी विक्रेता से क्या कर सकते हैं कि वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बिल्कुल ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी भैया? बिल्कुल ठीक है, विकास कुमार मिश्रा जी, 2 दिन क्लासेज आपकी बंद थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी। क्या उद्देश्य था, आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि सर जी ये तो आपने आसान सा पूछ लिया, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, हम कमेंट करके बता रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि समग्र रूप से लोगों का क्या किया जाए, विकास किया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, बड़िकवादी अर्थशास्त्री विश्वास रखते थे, बड़िकवादी अर्थशास्त्री विश्वास रखते थे, किस चीज में विश्वास रखते थे भैया? अभी भी बड़िकवादियों का छाप बहुत लोगों पे है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जब पैसा मिलता है तो सोना खरीद लेंगे, पैसा मिलता है तो हीरे खरीद लेंगे। उनको रहेगा कि भैया ये पास में रहेगा तो कभी भी चल के क्या करेगा, बहुत पैसा देगा। ठीक है, तो जो बड़िकवादी थे वो कहते थे कि भैया जो बहुमूल्य धातु है ना, जिसके पास जितनी बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु है वो उतना ही अमीर है। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करें, सोना प्राप्त करें, चांदी प्राप्त करें, ठीक है, डायमंड प्राप्त करें, ये सारी बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने की वो चेष्टा करते थे। अगला, निर्धनता का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है कैसे भैया? निर्धनता का दुष्चक्र क्या है? रेगनर नर्स साहब मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष की बात करते हैं, लेकिन अगर जो आराम से एक लाइन में समझना हो तो नर्स साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि लोगों की आय जो है वो कम है,
जब लोगों की आय कम है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जब आय ही कम है तो बचत कम करेंगे, बचत कम करेंगे तो निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बिक्री कम होगा, और जब बिक्री कम होगा तो आय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहीं से चले थे और यहीं पे आ गए। ठीक है, तो यहीं से आगे बढ़े थे और यहीं पे लौट के वापस आ गए। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए हमें संरचनात्मक परिवर्तन करने चाहिए, अर्थात शिक्षा का, स्वास्थ्य का, परिवहन का, इन सारी चीजों का विकास तेजी से हमें करना चाहिए, जिससे क्या हो, लोग शिक्षित हो, उत्पादन का स्तर बढ़ा सके और बचत की प्रवृत्ति भी अपने अंदर ला सके। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, आर्थिक विकास के दौरान राष्ट्रीय आय में, ये अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए, जो लोग भी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं तो मध्य प्रदेश के टेट की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी क्लास चल रही है और सेट की भी क्लास चल रही है। यथाशीघ्र आप एडमिशन लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। खूबसूरत सा और बेहतरीन सा मौका आपके सामने। झारखंड पीजीटी की भी क्लास चल रही है। ठीक है, तो किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग यही बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास के दौरान राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता है, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, राष्ट्रीय आय में बढ़ता है। अगर जो आप दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कृषि की उपज उनकी कम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आय में जो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात जो कृषि है, जो वानिकी है, जो खनन है, उसमें उनका योगदान कम है कंपेयर करेंगे सेवा और उद्योगों से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, उदासीन वक्र सामान्यता होता है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। उदासीन वक्र कैसा होता है? पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। कहाँ पे है, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है? उन्नतोत्तर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ठीक है। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, अच्छा, पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण कौन सा है भैया? गेहूं की मंडी। ठीक है, गेहूं मंडी में आप जब जाएंगे तो ये पूर्ण प्रतियोगिता का ही उदाहरण है, क्योंकि जब आप गेहूं खरीदने जाएंगे तो गेहूं एक जैसा ही दिखेगा आपको, साइज में एक जैसा होगा, कलर में एक जैसा होगा। मतलब वहां पे क्या होता है, समरूप वस्तुएं होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नहीं होती हैं, समरूप एक जैसी ही वस्तुएं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समरूप वस्तुएं होती है। उद्योगों में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश होता है, बिल्कुल ठीक है। गेहूं की मंडी में आपके पास भी गेहूं है तो ले जाकर के कहीं बैठ जाइए, भेज दीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम कैसे बैठ गए। ठीक है, आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, बिल्कुल ठीक है भैया, बहुत सारे खरीदने वाले आते हैं और बहुत सारे बेचने वाले भी आते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है, और आपकी 7 बजे से प्रत्येक दिन अब क्लास होगी। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई तो ऐसा नहीं है, अब जो आपकी क्लासेज है वो 7 बजे से रेगुलर होंगी। बस बने रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, मेरे द्वारा सब कुछ कवर कराया जाए। बस आप जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट उतना प्रयास तो जरूर किया करिए। ठीक है, 2 घंटे यहाँ क्लास ले रहा हूँ, 1-2 घंटे एप्लीकेशन पे भी क्लास करते रहिए। मतलब 1-2 घंटे अगर जो आप वहाँ पे देंगे तो सारे आपके नोट्स भी कवर हो जाएंगे, आपके वीडियो लेक्चर, मतलब सारी चीजें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट अगर जो 3 से 4 घंटा देते हैं तो सब कुछ कवर होने वाला है, कम समय में बेहतर ढंग से सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है सर? सी बोल रहे हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो करता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, और वर्तमान समय में 23 फसलें ऐसी हैं जिसको एमएसपी के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1965 में, और इसको 85 में बदल दिया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज के आय का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी
मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। ये किसकी परिभाषा है, याद आया कि नहीं आया? हाँ, पहले जो था वो, हाँ, अब जो है वो CACP हो चुका है 1985 में। हाँ ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई? और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं कृपया करके आप थोड़ा सा वेट करिए, 5 मिनट के अंदर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, परेशान कृपया करके ना हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? पीगू, अभी लोग पीगू बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं। एक लाइन की बात बता रहा हूं, कभी भूलिएगा नहीं जीवन में, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए। पीगू साहब ने ये कहा कि जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करिए तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल करिए जिन वस्तुओं को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। अर्थात जिन वस्तुओं को मुद्रा के रूप में हम माप सकते हैं उसी को आप राष्ट्रीय आय के गणना के अंतर्गत क्या करते हैं, शामिल करना चाहिए। जैसे ये पेन है, पेन को क्या कर सकते हैं कि माप सकते हैं, 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, लेकिन इस बात को हम कैसे मापेंगे कि हम आपको बहुत मानते हैं, आप हमारे बड़े प्रिय हो, ठीक है, हम लोग बहुत अच्छा काम किया जाएगा, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है ना। तो पीगू साहब ने कहा कि देखिए जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करिए तो आप राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल उन्हीं वस्तुओं को लीजिए जिसका मौद्रिक मूल्य संभव है, मतलब जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सके। अगला प्रश्न, किसने कहा ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है? ये तो आसान सी बात है, ठीक है। इसमें दो तीन लोगों को याद आना चाहिए। एक आपको फिशर साहब को याद आना चाहिए। फिशर साहब ने क्या कहा? फिशर साहब ने क्या कहा? उन्होंने समय अधिमान बताया, समय अधिमान की बात की थी। उन्होंने ये कहा कि समय अधिमान की बात की। फिशर साहब ने क्या कहा कि एक जो है ए व्यक्ति है, दूसरा बी व्यक्ति है, ये ऋण दाता है, मतलब ये ऋण दे रहा है, और ये बी जो है वो ऋण ग्राही है। तो अगर जो ऋण दाता जो ए है वो बी को मान लीजिए कि अगर जो 1 लाख रुपए 1 साल के लिए देता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ए जो है जब 1 लाख रुपए बी को देगा तो 1 लाख रुपए देने से, 1 लाख रुपए का प्रयोग करने से ये जो ए है वो वंचित रह जाएगा। और वो समय क्या करता है, कुछ समय के लिए क्या करता है कि अपना पैसा दूसरे को दे देता है, इसी के प्रतिफल के रूप में उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ये हमारे फिशर साहब बोलते हैं, अर्थात समय अधिमान की बात बोलते हैं। और ये किन्स साहब बोलते हैं कि किसने कहा कि ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है? तो केन साहब ने कहा कि भैया देखिए एक व्यक्ति जो है वो अपनी तरलता का त्याग करता है, अर्थात जब वो त्याग करता है, किसी को वो ऋण देता है, तो ऐसी स्थिति में वो उस तरलता का प्रयोग वो वर्तमान में नहीं कर पाता है और इसी के प्रतिफल के रूप में उसे क्या मिलता है, क्या मिलता है? प्रतिफल के रूप में उसे ब्याज मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा? कौन कौन इलाहाबाद से है? ये भाई इलाहाबाद से बहुत सारे लोग हैं, अनीस जी हैं, अभिनंदन चौरसिया जी हैं, बहुत सारे लोग इलाहाबाद से। मैं भी इलाहाबाद से ही हूं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अब प्रयागराज हो चुका है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, M1 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। M1 में क्या आता है? सिक्के आते हैं और नोट आता है। तो नोट और सिक्के जो होते हैं वो सर्वाधिक तरल होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को 1 मिनट में मोबाइल से क्या करते हैं, पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सर्वाधिक तरल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से चला जाता है। तो सर्वाधिक तरलता की बात करें दोस्तों तो M1 है, उससे कम तरल M2, उससे कम तरल M3 और सबसे कम तरल जो होता है वो M4 होता है, ठीक है। और M4 में क्या होता है, अचल संपत्ति आती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, उपज का वह भाग जिसे कृषक बाजार में बेचते हैं। ये एक्चुअली मैं 3-4 बार प्रश्न लेकर के आया हूं और 3-4 बार इस प्रश्नों को गलत
किया गया है। ठीक है, 3-4 बार इस प्रश्नों को गलत किया गया है। बता दीजिए सर, गलत नहीं होना चाहिए। क्या उत्तर होगा भाई, ये बताइए। बिक्री योग्य आधिक्य ही तो बोलेंगे ना, ये जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसे विक्रय योग्य अधिक बोलते हैं। तो जब आपके घर में अगर जो खेती होती होगी, तो अगर जो आपके घर में क्या होता होगा, गेहूं आता होगा, गेहूं का उत्पादन आपके घर में होता होगा, तो अगर जो क्या होता है 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, तो 20 क्विंटल में से क्या करते हैं आप लोग, यही तो करते हैं ना कि 5 क्विंटल रख लो यार, पूरा साल भर क्या करेंगे, अपने फैमिली के लिए रखेंगे, और 15 क्विंटल बच रहा है इसको बेच दो, पैसा मिलेगा, यहाँ से पैसा मिलेगा तो आगे का काम किया जाएगा। तो ये क्या विक्रय योग्य आधिक्य होता है, वही होता है कि आप अपने प्रयोग के लिए 5 क्विंटल यहाँ क्या कर लिए, निकाल लिए कि भैया ठीक है हम साल भर यूज करेंगे, और फिर अगली फसल आएगी तो हो ही जाएगा हमारे पास गेहूं, और इस 15 क्विंटल को क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। ठीक है, अगला, प्रति क्विंटल गेहूं क्या रुपए चल रहा है वर्तमान समय में, किसको किसको पता है। इंटरव्यू में बैठेंगे, अगर जो एग्जामिनर पूछ देगा कि चलिए ठीक है भाई गेहूं चावल बहुत पढ़े हैं, अब बताइए कि प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत क्या चल रही है, सामान्य कीमत की अगर जो बात किया जाए तो कमेंट करके बता दीजिए, किसी को पता होगा तो। गेहूं और चावल दोनों की कीमत बता दीजिए। चावल नहीं बिकता है, धान बिकता है ना। क्या उत्तर होगा सर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, और कोई और कोई और कोई, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, कि अल्प विकसित देशों में निम्न विशेषता नहीं होती है। मतलब अल्प विकसित देश की कौन सी विशेषता नहीं होती है, तो विशेषता कौन सी नहीं होती है, तो विशेषता ये नहीं होती है कि विकास क्षमता का अभाव होता है। हमारे पास विकास का क्षमता हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्किल है, जो क्षमतावान है, कार्य करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारी विशेषता नहीं है, तो अभाव नहीं है दोस्तों, हमारे पास विकास क्षमता जो है पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन जो हमारे देश के पास, अर्थात जो एक अल्प विकसित देश होता है, उस देश के अंदर जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन होते हैं, उन प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों को ठीक तरीके से सरकार क्या करता है, यूटिलाइज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप ईमानदारी से यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहे, ठीक है, बहुत कम समय में सारी चीजें कंफर्म होने वाली है। अगर जो आप 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ नहीं होगा। एकदम बेसिक से सारी चीजों को पढ़ाया जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ क्लासेस को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स को पढ़ते रहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप नई चीजों को पढ़ते चले जाते हैं, पुरानी चीजों को भूलते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको नोट्स मिलेगा तो पुरानी चीजों को आप कम समय में बेहतर ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज न ज्वाइन करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं और असफलता उनके हाथ लग जाती है। क्योंकि टेस्ट सीरीज जो गलती आप एग्जामिनेशन हाल में करते हैं, उस गलती से टेस्ट सीरीज आपको बचा देता है। आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार की गलती आप कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हाल में आप सजग हो जाते हैं थोड़ा सा। फिर आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं और आपको करंट दिया जा रहा है, सारी चीजें दी जा रही हैं यार। कहाँ से प्रश्न बनेगा, इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ दोस्तों कोर्स दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की अलग क्लासेस चल रही हैं, झारखंड टीजीटी पीजीटी की अलग क्लासेस चल रही हैं। झारखंड पीजीटी का एग्जाम डेट आ गया है, तो यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के पढ़िए। मध्य प्रदेश स्टेट की जो प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा है, दोनों के लिए क्लासेस उपलब्ध है। मध्य प्रदेश सेट की का भी दोस्तों डेट परिवर्तित हो गया है, तो अब आपके पास समय है
कि सेट की तैयारी ठीक तरीके से कर सकते हैं। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस दोस्तों उपलब्ध है और आपके आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। फीस बहुत कम रखा गया है, इतना रखा गया है कि सभी लोग इस फीस का वहन कर पाए। मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो एडमिशन लेने के लिए दोस्तों सिंपली ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे ये जो नीचे नंबर आ रहा है 9415 863 873, इस पर आपको फीस पेमेंट करना होगा गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आप क्या बोलते हैं कि ऐसे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कोई भी आपके पास अगर जो इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए यार। और फीस के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए, है ना। अरे यार, अगर जो सिलेक्शन मिल जाएगा ना तो आपकी सैलरी ही 60-70 हजार रुपए होगी। ठीक है, जितना आप फीस जमा करेंगे उसका कई गुना, बहुत गुना आपको पूरा जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। तो यहाँ पे पढ़ाया ही तो जाएगा ना आपको, और क्या किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों को न सोचते हुए यथाशीघ्र एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।